हेलो दोस्तों इधर सॉरी हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैथ्स विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम लोग आपके फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 पे मिले हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है? फिजिकल वर्ल्ड। एक चीज आपको बताता हूं मैं, आपने 10th क्लास तक एक साइंस की बुक हुआ करती थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। पढ़ा होगा वैसे, कैसी कैसी बातें करता हूँ, पढ़ा हो, कॉमन सी बात है। जो 10th की साइंस की बुक थी उसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों चीजें कंबाइनिंग थी। लेकिन अब 11th क्लास में जब आप आ गए हो, आपने कदम रख दिया है 11th क्लास में, तो अब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ से सारी चीजें अलग अलग हो चुकी है। अब ये जो एक एक आपको जो टॉपिक हुआ करता था ना, अब वो एक चैप्टर बन चुका है। आप कहोगे सर हम कैसे पढ़ेंगे सर इतनी सारी चीजें? सर साइंस हार्ड लगती है। कुछ नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी साइंस, मजा आ जाएगा। वीडियो का एंड तक देखते रहना। साइंस को बिल्कुल हलवा बना दूंगा, एकदम ऐसे खाओगे मजा आ गया, हलवे की तरह टेस्ट आएगा साइंस का। खाना नहीं है, ठीक है? पूरी फील दे दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी फील दे दूंगा मैं, हर एक चैप्टर की फील आपको दे दूंगा, मजा आ जाएगा। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे मिले हैं, फिजिकल वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 1 पे, ठीक है? और आज एक और खास दिन है, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स के जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के कितने टाइप्स हैं और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सोचो आज हम बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट चीज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं। और हाँ, एक चीज और खबर बताता हूँ कि हम 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, सिर्फ 2 लेक्चर में। मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो, सबसे पहले तो आता है क्या है फिजिक्स। आप कहोगे सर फिजिक्स तो है सर, हम जानते हैं सर, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सर फिजिक्स है क्या सर, हमें ये तो बता दो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, हर एक चीज सिखाया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। समझ गए मेरी बात? घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो, बस समझो, ठीक है? साइंस को रटना नहीं है, साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को रटना नहीं है, साइंस को पटकना नहीं, साइंस को समझना है सिर्फ, ठीक है? सिर्फ समझना है, ठीक है? तो देखो क्या फिजिक्स क्या है। सर क्या है फिजिक्स? देखो, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी ब्रांच है। तो साइंस क्या, सॉरी, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है नेचर में होने वाले सारे फिनोमिनास के साथ। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, जैसे कि आप लिख रहे हो, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, जैसे कि हवा बह रही है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सारी चीजें फिजिक्स के कारण हो रही है। तो फिजिक्स पता है कण कण में है। आप आज से पहले पढ़ते आ रहे थे कि कण कण में भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन अब आप साइंस के स्टूडेंट्स हो चुके हो, अब आपको कहना है कण कण में फिजिक्स है। समझ आई कि नहीं? ठीक है। क्या है फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? तो फिजिक्स देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच होती है जो क्या करती है, जो डील करती है नेचर और नेचर में होने वाले सारे फिनोमिनास के साथ, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि क्या होती है, साइंस की ब्रांच होती है जो डील करती है नेचर में होने वाले सारे फिनोमिनास के साथ, नेचर के साथ, ठीक है? 2 टाइप्स की होती है फिजिक्स। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। पहला होती है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। पहली क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। पहली क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। ये वीडियो रुकी नहीं, मैंने 3 बार बोला है, ठीक है? तो देखो, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बढ़िया ना आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, मैं साइड में हट जाया करूंगा, ठीक है? जल्दी से ले लो, जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स समझाता हूं। देखो, अभी समझा क्या होता है फिजिक्स? समझाया ना फिजिक्स क्या होता है, जो कि साइंस की एक ब्रांच है, डील्स करती है नेचर के साथ और नेचर में होने वाले फिनोमिनास के साथ, ठीक है ना? सारे एग्जांपल पता है, जैसे कि आप किसी चीज को खींच भी रहे हो, किसी चीज को धक्का भी दे रहे हो ना, फोर्स लगा के, तो वो भी क्या है? फिजिक्स ही है। देखो, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्या है क्लासिकल फिजिक्स, क्या है मॉडर्न फिजिक्स? 2 टाइप्स है ये, किसके? फिजिक्स के। देखो, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? देखो, ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। क्या? क्लासिकल फिजिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच होती है, साइंस की नहीं। साइंस की होती है, वैसे फिजिक्स में आती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है। क्या? क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि टाइप ही फिजिक्स का है तो ब्रांच फिजिक्स की होगी ना, कॉमन सी बात है,
देखो फिजिक्स क्या, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है जो डील करती है मैकेनिक्स के साथ, हीट्स के साथ, साउंड के साथ, थर्मोडायनेमिक्स के साथ, ऑप्टिक्स के साथ, एटसेट्रा। नहीं समझ आया? मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर देख रहे हो तो वो कोई जैसे रोबोट वगैरह कोई बनाता है, जैसे तुमने देखा हो कोई इंजीनियर वगैरह होता है, मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं वो क्या रोबोटिक्स वगैरह बनाते हैं, वगैरह चीज़ें बनाते हैं। मैकेनिक जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो मैकेनिक्स होती हैं। हीट्स, तुम पानी गर्म कर रहे हो उसको हीट दे रहे हो। साउंड, डीजे से दुक 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 करके आवाज़ निकलती है ना, सुनते हो ये मजा आ रहे हैं, उसके अंदर भी क्या होती है? उसके अंदर जो साउंड निकलती है वो भी आती है किसके अंदर? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही आती है। वाह, समझ गए ना? और थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या? थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच ही होती है फिजिक्स की। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ आ गया क्लासिकल फिजिक्स सर। ठीक है, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है, मजा आ गया सर। ठीक है, अब देखो मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द किसके साथ? किसके साथ? एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ये सारी चीजों के साथ डील करने वाला फिजिक्स क्या कहलाता है? मॉडर्न फिजिक्स। यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजों के साथ डील करने वाला क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स होता है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। देखो 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 फंडामेंटल फोर्सेस, देखो फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में जितनी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि तुम किसी चीज को पुश करते हो, पुल करते हो, आप साइकिल चलाते हो जो फोर्स लगती है, ठीक है, और जैसे तुम ब्रेक मारते हो तो जो ब्रेक लगने पे साइकिल रुक जाती है, उसमें भी हर एक चीज में फोर्स लग रही है। तो फोर्स की करेक्ट धारणा जो दी वो आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? लॉज ऑफ मोशन के द्वारा दी गई थी। क्या कहा मैंने? लॉज ऑफ मोशन, किसके? आइजैक न्यूटन। ठीक है, जो करेक्ट धारणा थी फोर्स, हाँ, फंडामेंटल फोर्स की, वो आइजैक न्यूटन के फेमस लॉज ऑफ मोशन के द्वारा दी गई थी। उनका एक फेमस लॉ हुआ करता था, लॉज ऑफ मोशन। तो इस चीज से, यानी इस लॉ से उन्होंने करेक्ट धारणा दी, करेक्ट नोशन दिया फोर्स का। समझ आया? ठीक है, प्रेजेंट में हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कितने? 4। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 होते हैं, ठीक है ना? 4 अभी तो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे जो प्रेजेंट भी टाइम में है वो 4 ही हैं अभी। कितने हैं? 4 ही हैं अभी मेरे प्यारे दोस्तों, 4 ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे पढ़ते हैं इन चारों टाइप्स को डिटेल्ड में। बिल्कुल, आओ। अब देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? सर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, जो कि अट्रैक्ट करता है 2 चीजों को। जैसे ही मैं बताता हूं आप लोग को, जैसे कि अर्थ, ठीक है, और एक ले लो आप स्टोन ले लो, पत्थर ले लो, ठीक है। आप पत्थर को छोड़ो तो क्या करेगा? वो नीचे गिरेगा भटाक से, तो क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ के बीच में और उस स्टोन के बीच में एक फोर्स लग रहा था। इस पत्थर जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, और अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा था, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, जो उनके मासेस के कारण लगता है। जैसे कि स्टोन है हल्का, अर्थ है भारी, स्टोन का वेट है कम लेकिन अर्थ का वेट है ज्यादा। तो क्या होगा? स्टोन हल्का है तो वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, कॉमन सी बात है। तो इसीलिए हल्का मास भारी मास की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात इतनी समझो ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और उनके मासेस के कारण लगता है। क्योंकि हल्का जो भारी मास होगा वो हल्के मास को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? बिल्कुल खींच लेगा।
ठीक है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। कैसे? यूनिवर्स में पाया जाता है यार, यानी कि अर्थ है, अर्थ है तो यूनिवर्स में, तो अर्थ अपनी तरफ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। तो क्यों करती है? ये यूनिवर्सल फोर्स है, इसलिए अट्रैक्ट करती है। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए आपने सुना है ना, न्यूटन जी ने किया, न्यूटन जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है ये खोज किया था, डिस्कवर किया था। जैसे उन्होंने जब वो आपने कहानी सुनी होगी, कहानी नहीं वैसे तो शायद से रियलिटी है वो, कि न्यूटन जो था, न्यूटन जी तो थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा? वो ग्रेविटी के कारण ही गिरा। यही चीज न्यूटन जी ने बता दी थी, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आया क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गया। हाँ, अब ये लार्ज स्केल फिनोमिना समझना, लार्ज स्केल फिनोमिना, या ऐसे कह लो कि ये जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है एक लार्ज स्केल फिनोमिना में। जैसे कि स्टार्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बने स्टार्स, गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्टिक क्लस्टर कैसे बने, ये सारी चीजें जैसे कि लार्ज स्केल फिनोमिना में क्या करता है? इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्टिक क्लस्टर्स कैसे बने, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक पार्ट है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पढ़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कोलम्ब्स जी के द्वारा क्या था? कोलम्ब्स जी एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके इस लॉ के द्वारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया था। कोलम्ब्स लॉ ने उन्हें इसे दिया। और क्या कहा? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये दो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स, जो कि अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, ऐसा फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स में था दो ऑब्जेक्ट को सिर्फ अट्रैक्ट होता था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट को करता है ये पार्टिकल को, ये चार्ज। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, चार्ज पार्टिकल से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है, समझ आई? ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स लिख के आ जाते हैं या पार्टिकल्स लिख के आ जाते हैं, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं, गलत है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बता रहा हूँ ना, हाँ वही बता रहा हूँ। तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। समझ में आया? चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या कह रहा हूँ मैं? ये सही कह रहा हूँ वैसे तो। जैसे पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है, ये जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, यही कहलाते हैं क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ज होता है, और कोई भी चार्ज होता है? नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चार्जेस होते हैं। ठीक है ठीक है, तो क्या होता है समझना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ना चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, और ईच अदर टू रिपल भी करते हैं। क्या? अब समझा दो, कब रिपल करेंगे, कब अट्रैक्ट करेंगे? चिंता मत करो, देखो रिपल तब करेंगे, देखो जब लाइक चार्जेस, अब एक जैसे चार्जेस हो, जैसे कि पॉजिटिव, इसको मैं रब कर दूं मैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? दूर भागेंगे, पास अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूर भागेंगे। ठीक। और मान लो नेगेटिव है, तो भी ये बिल्कुल दूर भागेंगे, रिपल होंगे। ठीक है, एक जैसे अगर चार्जेस रहेंगे तो रिपल होंगे, दूर भागेंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, अलग अलग अनलाइक चार्जेस हैं, तो उस केस में जो होगा वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये लिया, ये भटाक ऐसे करके चिपका लिया। जैसे मैग्नेट देखते हो, मैग्नेट एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल के साथ अगर साउथ पोल को लाओगे ना, तो ये कर लेंगे। लेकिन साउथ पोल या नॉर्थ पोल को अगर लाओगे, दूर भागेंगे। ये लड़ना नहीं चाहते एक दूसरे से, लड़ना नहीं चाहते भैया। ठीक है ना,
तो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है चारों फंडामेंटल फोर्सेस में। चार जितनी फंडामेंटल फोर्स है ना, सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए मेरी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is the strongest of all fundamental forces, about 100 times the electromagnetic force in length। देखो सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये ऐसे समझो कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सारे जितने चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चार ही तो हैं, सारे जब से बोल रहा हूं मैं, चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पूरे फंडामेंटल फोर्सेस में। समझ आया कि नहीं है? ठीक है। और एक चीज और, इसके खास बात ये है, देखो ये सुनो भी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स बड़ा होता है लेंथ में, या बोलो स्ट्रॉन्ग होता है लेंथ में। समझे? अब सोचो, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग कौन था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होता है, पता है कितना? 100 टाइम्स लेंथ में बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सोचो अब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और व्हेनेवर ये पूरे फंडामेंटल फोर्सेस में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी यही है, ठीक है ना? ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये देखो, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है भैया मेरे, चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता था, ये चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये प्रोटॉन के बीच में भी इक्वल एक्ट करता है, ये न्यूट्रॉन के बीच में भी इक्वल एक्ट करता है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच में इक्वल एक्ट करता है, और P+N+ यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एक इक्वल एक्ट करता है। हर जगह ये इक्वली एक्ट करता है, ये इधर उधर किसी में भेदभाव नहीं करता, ये ठीक है। और एक चीज और, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये न्यूक्लियाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आए? उसकी जो न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी के लिए भी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। आप देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? देखो छोटी सी बात, वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? देखो क्या है ये, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहना सही उतना नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में बॉन्ड बनाता है, जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाता है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ध्यान से सुना, क्या होता है? देखो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक बड़े से न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस तो वैसे छोटा ही होता है, कोई नहीं, उनके लिए तो बड़ा ही है। तो न्यूक्लियॉन्स, एक बड़े से न्यूक्लियॉन्स का निर्माण करते हैं, बड़े से एक न्यूक्लियॉन्स को फॉर्मेट करते हैं। तो जो बॉन्ड बनाने का काम करता है, जो न्यूक्लियस के पीछे बॉन्ड बनाने का काम करता है, बॉन्ड बनाने का वो काम करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के ही कारण जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनके बीच बॉन्ड बन पाता है, ठीक है ना? तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए इसी फोर्स का यूज करते हैं। कौन सा फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स का ही यूज करते हैं। उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं।
तो क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये W एंड Z बोसोन्स को कैरिफाइड कराता है, कैरिफाइड कराता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। क्या कराता है? W एंड Z बोसोन्स को कैरिफाइड कराता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ठीक है ना। तो क्या होता है जब वो कभी कभी न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं हो पाता कभी कभी, तो अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होने के कारण, ड्यू टू अनस्टेबलिंग, क्या होता है वो कुछ डिकेज को एमिट करने लगता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स को डिके करने लग, जैसे कि अल्फा डिके, बीटा डिके, ठीक है, इन सारी चीजों को एमिट करने लगता है। इलेक्ट्रॉन, अनचार्ज पार्टिकल जो होते हैं इन सबको एमिट करने लगता है। कहने का मतलब एनर्जी रिलीज करने लगता है, एनर्जी रिलीज करने लगता है, एनर्जी रिलीज करने लगता है। क्या होता है जब वो न्यूक्लियस कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो मेन बात तो यही है, मेन हमारा टॉपिक तो यही है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझना, कि न्यूक्लियस के बीच में जो हमारे बॉन्ड बनता है न्यूक्लियस बनाने के लिए, सिंपल समझो, न्यूक्लियॉन्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स के ही लगता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही बॉन्ड बन पाता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। और ऐसे जब न्यूक्लियस एमिट करता है तो इन चीजों को कहते हैं हम न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। इसको बात को याद रखना, ठीक है, न्यूट्रिनो कहते हैं। समझ आ गई? जरूर समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो प्यार से कमेंट कर देना कि हर्ष से समझ आ गया, मजा आ गया होगा, मुझे पता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म। चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा अगला लेक्चर। जब तक के लिए चलो टाटा बाय बाय, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर हमें समझ आया कि नहीं आया। मुझे प्यार से कमेंट कर देना, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, ठीक, प्यार से कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में ऐसे न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, कोई चिंता नहीं करो, ठीक है। अभी मैंने छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बनाए क्योंकि ज्यादा फोर्स नहीं देना है, फोर्स ज्यादा नहीं देना, धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो ये आपके लिए बड़ा सा बाय बाय मैंने बना दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।